नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की कूच की। उत्तर प्रदेश के नोएडा से किसानों का कूच शुरू हो गया है। सड़क पर किसानों के उतरने के बाद शहर में स्थिति बिगड़ाल हो गई। आपको बता दें कि नोएडा में प्रदर्शनकारी किसानों का महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचना शुरू हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान का पहुंचना शुरू हुआ है। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़े थे। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे। इसके लिए वो महामाया फ्लाईओवर का रास्ता ले रहे थे। किसानों के प्रदर्शन के कारण महामाया फ्लाईओवर पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। नोएडा के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से दलित प्रेरणा स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। आपको बता दें, मुआवजा वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे किसान और पुलिस की भिड़ंत भी हुई। पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने दलित प्रेरणा स्थल पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़े। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को दिल्ली एंट्री पॉइंट पर तैनात किया गया था। दिल्ली तक पुलिस की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की ओर से भी तैयारी की गई है। अगर प्रदर्शनकारी किसी भी प्रकार से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहीं रोकने के लिए तैयारी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोएडा में अब सुबह से ही जाम जैसी स्थिति बनी हुई रही। आज पूरे किसानों के दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। गाड़ियों की जांच के बाद ही दिल्ली सीमा में प्रवेश की इजाजत दी गई थी। हालांकि अब नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है। मुख्य सचिव को बात करने के लिए, इन किसानों से बात करने के लिए उनको प्रस्तावित किया गया है और अब किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और अब जब किसानों की मुख्य सचिव से बात होगी उसके बाद ही आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय हो पाएगी। अगर बातचीत किसानों की सफल होती है तो निश्चित रूप से किसान यहां से बैक वापस जाएंगे, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। 3.50 लाख क्यूबिक मीटर जमीन रखी हुई है, उसमें मिट्टी है। उसको लाकर बांध का अगर निर्माण कार्य करे तो भी मार्च तक काम चल सकता है। तो हमारी जब तक फसल है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में अभी हमारे रहने के लिए जमीन भी अलॉटमेंट नहीं हुई है कि कहाँ हमें प्लाट देंगे, ये कहाँ आवास बसाएंगे। उसके बावजूद भी लगातार हमें पीड़ित करते हैं। कंपनी वाले इधर से तो मिट्टी इतनी उड़ती है, उस पर भी पानी नहीं डालते हैं। दिन सारे रात बू संसाधन करते हैं। हमारे बच्चे सो नहीं पाते हैं। हमारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर अभी बजरी वालों ने भी ऐसा काम कर रखा है, रात दिन वो भी बजरी लेके जाते हैं, जिससे भी वहाँ में डस्ट उड़ती है। तो सुबह शाम और मालियों की झोपड़ियों में हम सुबह शाम खाना खाते हैं ना, तो उसमें भी मिट्टी खानी पड़ रही है। प्रशासन को हमारी चिंता नहीं है, केवल बांध के प्रगति के ऊपर इनकी चिंता है। हाँ, बांध की प्रगति की चिंता होती तो ये आप 31 दिसंबर 2021 को पूरा निर्माण करवा लेते। 3 साल आपने भी देरी की ना। तो अब किसानों के लिए अगर आप 1 साल की देरी कर दोगे और किसानों को पूर्णतः आवासीय जमीन में मिल जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, इनका व्यवसाय चालू हो जाएगा, तब तक आप फिर डिले कर सकते हो। हाँ, डिले भी मत करो, मगर इनकी जो जमीन है हम वो भी नहीं कह रहे कि हमारी जमीन में मिट्टी मत उठाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपके पास मिट्टी दूसरी जगह अवेलेबल है तो उसको उठाओ। मगर ये जिद पे अड़े हुए हैं कि पहले मिट्टी इनकी उठेगी। और कंपनी वाले कहते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ता है साहब, हमारे ट्रक है ना वो महंगे पड़ते हैं, हमें दूरी से लाना पड़ता है। तो भाई अगर यहाँ मिट्टी अगर अच्छी नहीं निकलती तो भी तो आप दूर से लाते, कहीं से जमीन मोल भी लेकर। क्या आखिरी अल्टीमेटम सरकार को है आपका? हमारा अल्टीमेटम सरकार को है। कल और परसों मैंने प्रशासन के साथ वार्ता की है। प्रशासन अगर अड़ियल रवैये पे रहा कि मिट्टी यहाँ से उठेगी तो सरकार के साथ होगा आमना सामना। हम हमारे बच्चे बच्चियों के साथ, हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं उनके साथ हम करेंगे जयपुर कूच। तो फिलहाल किसानों ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली कूच हम करेंगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, हालांकि अब किसान दलित प्रेरणा स्थल पर रुके हुए हैं, वहां प्रदर्शन उनके द्वारा जारी है और आगे की जो संगठनों से जो बातचीत की जो बात कही जा रही है उस बातचीत का ये किसान इंतजार कर रहे हैं।
अगर बात की जाए किसानों की तो तमाम किसानों की लोकल की मांगे हैं और कई ऐसी मांगे हैं जो पिछले जो किसान आंदोलन में रखी गई थी। क्या कुछ अभी का की वहां सूरत हाल दिखाई दे रही, किसानों की प्रतिक्रिया किस तरीके की निकल कर आ रही? बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, ये पहला जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसानों की मांगे क्या है। किसानों की जो है यहाँ का जो मांगे हैं वो 10% प्लॉट का मुआवजा सबसे पहला इनका वो है। तो दूसरा, किसानों की जो भूमिहीन किसान है या भूमिगत किसान है जिनकी जमीनें चली गई हैं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग इनकी है, जो हाई कमेटी बनाई गई थी, हाई कमेटी के गठन के हिसाब से इनका मुआवजा दिया जाए। हाई कमेटी के गठन में जो है इनका मुआवजे का जो विषय है उसमें जो 2014 के बाद किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था, उस जमीन के अधिग्रहण में इनका 4 गुना मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए और साथ में इनको 20% का प्लॉट चाहिए। लेकिन 2014 से पहले जो अभी जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था उसमें इनका 10% का प्लॉट का मुआवजा मिलना था, जो कि आज तक वही नहीं मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का यही है, जिसको लेकर के किसान 26 नवंबर से ही ये वहां पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे धरना दे रहे थे। उसके बाद में 26 के बाद 28 नवंबर से ये इन्होंने नोएडा यमुना प्राधिकरण पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूदेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन ने काफी तैयारी की और प्रशासन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोज कामयाब भी रहा। लेकिन किसानों की जो अलग अलग मांगे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये तो हो गई नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की मांग। दूसरा, ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की ये जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के कहीं किसानों का मुआवजे का पैसा है, कहीं किसानों की कर्ज माफी का है, कई किसानों का सरकारी नौकरी देने का। तो कई सारी मांग है जिसको लेकर के किसान जो है, कई संगठन है, करीब 10 संगठन है और इन्होंने एक 10 संगठन को एक संगठन बनाया अपनी मजबूती के लिए, जिसमें करीब 1000 संख्या में किसान आज जो है ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकल कर महामाया से इकट्ठा हुए। वही महामाया से इकट्ठा होकर जब किसानों ने हुंकार भरी दिल्ली जाने के लिए, किसानों का जो मांग था कि किसानों का मानना था कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम 2 दिसंबर को सदन का घेराव करेंगे। तो सदन के घेराव के लिए जब नोएडा से यहाँ पे निकले तो पुलिस ने पहली बार तो इनको महामाया फ्लाईओवर के नीचे रोका गया, जहाँ बैरिकेडिंग और पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन किसानों को रोकने में कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस विफल रही। लेकिन अगला जो लेयर था इनका, दूसरे लेयर में इन्होंने दलित प्रेरणा स्थल पे इन्होंने बैरिकेडिंग लगाया था, जहाँ पे जाके किसानों को रोक लिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है वो खुद नहीं चाहती कि किसान डाली जाए, ये प्रशासन की मंशा है। फिलहाल के लिए किसानों से जो यमुना प्राधिकरण के OSD हैं शैलेंद्र सिंह, वो वहां पे आए, किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत करने के बाद में किसानों को आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव से बात की जा रही है, अगर मुख्य सचिव से बात करने पे आपके मांगे मानी जाती है तो आप लोग को आपकी मांगे यहीं से पूरी कर दी जाएंगी, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अगर किसान का कहना है कि हम 2-3 दिन तक दलित प्रेरणा स्थल पर आंशिक धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर हमारी मांगे मान ली जाए तो हम यहाँ से वापस जाएं, तो फिर दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जमीन मुआवजे और तब भी विभिन्न मांगों को लेकर किसान अब सड़कों पर धरना करने को मजबूर हैं। तो अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की, आपके हुए ओझा। दरअसल यूपीएससी टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में हो गए। आपको बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। आपका दामन थामने के बाद ओझा ने कहा कि आज से मैं अपनी इस राजनीतिक पार्टी का शुरुआत कर रहा हूं। अवध ओझा को पार्टी ज्वाइन कराते हुए केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। करोड़ों छात्रों को शिक्षा इनके द्वारा दी गई है, रोजगार के लिए तैयार किया है, उन छात्रों को, बच्चों को प्रेरणा दी है। हम किसी नेता के आने पर कहते हैं कि पार्टी मजबूत होगी, लेकिन
अवध ओझा जी के आने से शिक्षा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हम भी राजनीति में आने से पहले एनजीओ में थे। अवध ओझा जी जब राजनीति में आए हैं तो शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में प्रगति होगी। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में जो पार्टी तमाम काम कर रही है तो उस क्षेत्र में खासकर लाभ मिलेगा। युवाओं को, बच्चों को, अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर और यूपीएससी के जो छात्रों के जो शिक्षक थे अवध ओझा, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हालांकि इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद की थी, लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी में जाने के बाद अवध ओझा के कैरियर और आम आदमी पार्टी को कितना लाभ मिलता नजर आ रहा है? अवध ओझा सर को दिल्ली के अंदर और देश में एक शिक्षाविद के तौर पर जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंगों में पढ़ाने और आईएएस आईपीएस के तमाम छात्रों को आईएएस आईपीएस बनाने वाले ओझा सर का नाम एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। सभी पार्टियों में और सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। देश में एक अच्छा जाना पहचाना नाम है। शायद यही वजह रही होगी कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में अवध ओझा सर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान साफ तौर पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहते सुना गया कि अवध ओझा सर को पार्टी में शामिल किए जाने से पार्टी का ही लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में देश को भी लाभ मिलेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में अवध ओझा सर को आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। जब पत्रकारों ने इस संबंध में सवाल अवध ओझा सर से पूछा कि आप विधानसभा का चुनाव दिल्ली के किस सीट से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था चुनाव लड़ना न लड़ना ये मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ये अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो इस पर फैसला करना आम आदमी पार्टी का अधिकार और अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। अगर पार्टी हमको चुनाव लड़ाना चाहेगी तो हम बेशक चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी उसके लिए हम काम करेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी, यानी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के गढ़ मानने वाले दिल्ली के जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल का आधार अच्छा खासा वोट है, शायद आम आदमी पार्टी अवध ओझा सर को उन्हीं पूर्वांचल बाहुल्य के इलाके में किसी विधानसभा सीट से चुनाव उतार सकते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूर्वांचल के व्यक्तियों को टिकट दिया जाता है और चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाता है कि पूर्वांचल के वोट एकजुट होंगे। शायद अरविंद केजरीवाल की यही रणनीति है कि अरविंद केजरीवाल ने आज अवध ओझा सर को पार्टी की ज्वाइनिंग करा के। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल ने अवध ओझा की पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जरूर लाभ मिलेगा। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रशासन ने रोका प्रतिनिधिमंडल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रशासन ने रोका प्रतिनिधिमंडल। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज संभल जाने के प्रयास में थे। उनके साथ दर्जनों कांग्रेस नेता वहां जाने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया। कार्यकर्ता पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करते नजर आए। पुलिस के अलावा 2 गाड़ी पीएसी भी इस दौरान बुलानी पड़ी। संभल जाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरने पर बैठ गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया। अजय राय ने कहा कि जब भी प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाएगा। हम संभल जाकर वहां की स्थिति
स्थिति की अपने स्तर पर जांच करेंगे और यह भी खुलासा करेंगे कि पुलिस प्रशासन के लोग किस तरह से गलत जांच रिपोर्ट पेश करते हैं। अजय राय ने कहा कि जब भी प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाएगा। हम संभल जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है उसको देखेंगे। कांग्रेस ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हालांकि रविवार की रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यालय में ही बिताई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेता रविवार की शाम को ही लखनऊ पहुंच गए थे ताकि आज वो संभल जा सके, लेकिन आज प्रशासन ने उनको संभल जाने से रोक दिया। वहां पर हम लोग जा रहे थे, फिर वहां धरने पर बैठे और वहां पर अधिकारियों ने आगे कहा कि 10 तक प्रतिबंध लगा है, तो 10 के बाद प्रतिबंध जब ये हटाएंगे, मैंने कहा कि अब कब अवगत कराएंगे, उन्होंने कहा 10 के पहले अवगत करा देंगे और फिर हमारा डेलीगेशन जिस दिन प्रतिबंध हटेगा उस दिन हमारा डेलीगेशन संभल जरूर जाएगा। तो जब भी प्रतिबंध हटेगा हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा। अजय राय ने ये बात की। तो अजय राय के साथ तमाम कांग्रेसी नेता आज संभल जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनको वहां जाने से रोका है क्योंकि अभी संभल के हालात जो हैं प्रशासन के हिसाब से भी ठीक नहीं है, इसलिए अजय राय को वहां जाने से रोका गया है। और अब हम बात करेंगे चेहरे की तलाश पर्यवेक्षक तैनात। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर वहां नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। यह तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन होगा कौन यह अभी तय नहीं हुआ है। इस पर भी फैसला अभी होना बाकी है। अब पर्यवेक्षक की टीम मुंबई जाएगी और विधायक दल की बैठक में शामिल होगी और उसके बाद नेता के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी की ओर से नई सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान भी हो गया है। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और महायुति को बहुमत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये जल्द ही तय हो जाएगा। दूसरी ओर चर्चा है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस घटनाक्रम से नाखुश भी हैं। एकनाथ शिंदे ने आज आपको बता दें सभी बैठकें जो थी वो रद्द कर दी। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस ने पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हालांकि मौजूदा सरकार में वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को पूर्ण बहुमत दिया है और उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है और केंद्रीय पर्यवेक्षक अब मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करेंगे। और अब हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी, रूह कपाने वाली यादें। दरअसल दिसंबर 1984 की एक सर्द रात थी जिसने भोपाल के सीने पर हमेशा के लिए एक गहरा घाव छोड़ दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 के दरमियानी रात आपको बता दें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हो गई। नतीजा दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक हादसे के रूप में सामने घटना। यह रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 1984 की एक सर्द रात थी जिसने भोपाल के सीने पर हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। नतीजा दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक हादसे के रूप में सामने आया। जिस रात गैस रिसी थी उसके बारे में तो दूर दूर तक किसी को आशंका नहीं थी या कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा इतना बड़ा जो पूरे संसार को हिला दे ऐसा कोई हादसा हो सकता है। सर्दी के दिन थे, सभी लोग अपने घरों में सोए हुए थे और उस रात ठंड काफी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली गैस ने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। गैस का असर 5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा। जो लोग त्रासदी में बच गए, 4 दशक बाद भी उनके शारीरिक और भावनात्मक घाव ताजा है। जहरीली गैस तेजी से शहर में फैल गई।
जो भी उसके रास्ते में आया उसका दम घुटता गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वे हाफते हुए घरों से बाहर निकल रहे थे। पुराने भोपाल की गलियों में चीख पुकार मची हुई थी। यूनियन कार्बाइड के एक पूर्व कर्मचारी उस भयावह रात को याद करते हैं जिस समय रिसाव हुआ। वो कारखाने में काम कर रहे थे। 1:10 पे एकदम सायरन बजना शुरू हुआ तो हम लोग आए, निकल कर बाहर देखा तो किसी ने बताया कि वो MIC गैस लीकेज हो गया है, जल्दी से प्लांट की तरफ जाइए आप लोग। तो मैं रेस्क्यू स्क्वाड में था, जिसमें मतलब कैजुअल्टी को रेस्क्यू करना के लिए भी हमें अलग से ट्रेनिंग दी गई। तो हम लोग दौड़ कर गए वहाँ, तो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे जो KV शेट्टी, तो उन्होंने बताया कि ये MIC गैस लीकेज शुरू हो गया है, तो आप लोग ये पानी का हाइडेंट खोल के वो पानी मारना शुरू करो उसके ऊपर। जब कर्मचारियों को एहसास हुआ कि रिसाव को रोकना उनके वश की बात नहीं, तो उन्होंने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर KV शेट्टी, उन्होंने लगा गया वो कंट्रोल नहीं हो रही है गैस, अब आप लोग भी सेफ एरिया में चले जाओ, आप भी निकल जाओ यहाँ से। तो मैं और मिस्टर शकील कुरैशी और एक मिस्टर दुबे प्लांट ऑपरेटर थे, हम लोगों इधर मतलब गैस इतनी फैल गई थी कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगा कि हमें किस साइड जाना। हम बाउंड्री की तरफ भागे, उधर पीछे की साइड, जो मतलब ईस्ट दिशा में है, वो रेलवे लाइन की तरफ जो मतलब बाउंड्री थी यूनियन कार्बाइड की। तो हम लोग बाउंड्री चढ़ के, तार के ऊपर चढ़ के और बस नीचे कूदे तीनों। भोपाल के एक डॉक्टर अस्पताल की हालत याद करते हैं। उस समय वे गांधी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख थे। तो आपने देखा होगा हमदिया अस्पताल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था उस वक्त, ताजुल मस्जिद भी था, वो पूरा आदमियों से भरे पड़े थे। वहां पर जाने का जगह ही नहीं था, फुल ऑफ आदमी। कोई उल्टी कर रहा है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ आदमी उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। गैस त्रासदी में जिंदा बचने वालों में एक थी रशीदा बी। बाद में वे पीड़ितों की आवाज बन गईं। उन्होंने आपदा को लेकर रूह कांपने वाली तस्वीर पेश की। 14 तारीख को जब भोपाल खाली हुआ, 16 तारीख को पूरा भोपाल खाली होना था, तो उस दिन के आलम ये था भोपाल के लोगों का कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था। जबकि फिल्में बताते हैं कि गाड़ियों में जगह नहीं थी, ट्रेनों में डब्बे जोड़े थे, उसके बाद भी लोग नहीं बन पा रहे थे। वो ही आलम दोहराया गया था यहाँ पे कि एकदम पूरा भोपाल छोड़ने को तैयार थे। कोई भोपाल में रहना नहीं चाहता था, सारे लोग भाग रहे थे। बसें भर रही थी, ट्रेनें इतनी लंबी लंबी बोगियां जोड़ दी, वो उसमें भी पब्लिक नहीं समा रही थी। भोपाल गैस त्रासदी को 4 दशक बीत चुके हैं। देश दुनिया आज भी 1984 की गैस त्रासदी को याद करती है। कई पीड़ित आज भी जिंदा हैं, जिस्मो ज़हन पर कभी न सूखने वाले जख्मों के साथ। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।